हेलो हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के लेक्चर को देख रहे थे और आज अकाउंट्स का हमारा 16th लेक्चर है। इससे पहले कि हम 15 लेक्चर्स में एनसीईआरटी क्लास 11th की पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आज हमारा ये 4th लेक्चर है, सॉरी 4th टॉपिक है, 4th चैप्टर। इसमें हमें इसके बाद 2 चैप्टर और देखने हैं। सबसे पहले आप सब लोगों से आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, क्योंकि 2 दिन से हमारे लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो थोड़ा उसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से वॉइस वो रीड नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने ये 30 या 35 बार वॉइस रिकॉर्ड की, लेकिन फिर भी वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। इस वजह से लेक्चर हमारे नहीं आ पाए। अब से रेगुलर हमारे लेक्चर्स आएंगे फिर से। तो आज हमें अपने लेक्चर में अपने कवर करना है लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स में एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर का यूज़ है वो क्या है और किस तरह किया जाता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह उसमें क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, उस किस तरह काम करता है। पहले तो हम उसकी बेसिक्स देखेंगे कंप्यूटर की, जो आप में से सभी लोगों को लगभग पता ही होंगे। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग में उसका कंप्यूटर का यूज़ देखेंगे। तो सारा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर अकाउंट्स पर और आएंगे और फिर हमारा अकाउंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा इसमें हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तीसरा है कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिर होगा अगला कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फिर है कंप्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फिर कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और लास्ट टॉपिक होगा प्रबंधन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद हमारा डेटाबेस इत्यादि का एक दो चैप्टर और रह जाएंगे, उसको हम थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अब अपना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जटिल गणनाएं एवं तर्कसंगत समस्याओं का कारगर समाधान किया है। आर्थिक योजनाएं बनाने में एवं इसके पूर्वानुमान में भी इसका उपयोग किया गया है। हाल ही में आधुनिक कंप्यूटर ने व्यवसाय एवं उद्योगों में अपनी स्थिति दर्ज कराई है। कंप्यूटर का सर्वाधिक असर कार्यालयों एवं संस्थानों में डाटा के भंडारण यानी कि स्टोरेज और उसकी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस पर पड़ा है। पहले प्रबंधन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटा को मानवीय तौर पर तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसे कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है। अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, इससे हमारे क्वेश्चंस ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको जो हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं, जो ना तो हिंदी भाषी होते हैं बल्कि उनको इंग्लिश भाषी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। इंग्लिश भाषी जो स्टूडेंट हैं, इसमें बुरा मत मानिए क्योंकि मैं भी इंग्लिश भाषी हूँ, तो इसमें उन लोगों के लिए है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि यूपीएससी बहुत महारथी संस्था है और ट्रांसलेशन को तोड़ने में ये माहिर है। ये आप पहले भी देख चुके होंगे और आज दिन इससे रिलेटेड इश्यूज, हिंदी की ट्रांसलेशन से रिलेटेड इश्यूज यूपीएससी के विरुद्ध उठाए जाते रहते हैं। तो वो किस वर्ड की क्या ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर, यहाँ मैंने हिंदी में भी हार्डवेयर ही टाइप किया है, लेकिन अगर मैं उसको जो वर्ड मुझे बुक में मिला था हार्डवेयर का हिंदी मीनिंग, अगर ट्रांसलेशन अगर मैं वर्ड यहाँ टाइप कर देता और हार्डवेयर साथ में नहीं लिखता तो आप में से एक भी बच्चा उसको शायद ही समझ पाता कि ये हार्डवेयर की ही डेफिनेशन नीचे बताई जा रही है। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं विद्युत यांत्रिकीय सूचन तंत्र, मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद ये सुनने में कितना अटपटा सा लग रहा है। और एक इसको देख लीजिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, मतलब पढ़ने में ही कितना फ्लो आ रहा है, पढ़ने में ही आसान लग रहा है। तो बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी ईगो पर ना लेकर इंग्लिश में ही याद रखें। ये ना सोचे कि अरे ये कैसे याद नहीं होगा, ये तो हमें हिंदी में ही याद रखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसलेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है इन स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स की, वो यूपीएससी में भी आपको प्रोवाइड की जाए। इसलिए
हम अपने हर लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं या जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं या टेक्निकल वर्ड जो होते हैं, उनको साथ साथ हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके देते हैं। और यूपीएससी इंग्लिश में तो उसी तरह ही लिखेगी जिस तरह हमने ही इसको प्रोवाइड किया है, तो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। कंप्यूटर एक विद्युत युक्ति है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विद्युत युक्ति है जो कि निर्देशों के समूह के आदेश पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें ही प्रोग्राम्स कहा जाता है। अब एक कंप्यूटर प्रणाली के 6 घटक होते हैं, यानी कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 6 कंपोनेंट्स क्या है? पहला है हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रोसेसर कंप्यूटर यंत्र सामग्री के अंग होते हैं। ये सभी विद्युत एवं विद्युत यांत्रिकीय स्विचन तंत्र इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स के अंग होते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी इसी तरह कोई अजीबो गरीब हिंदी ट्रांसलेशन थी जिसको मैंने यहाँ नहीं प्रोवाइड किया है, बल्कि सॉफ्टवेयर को भी हिंदी में ही टाइप किया है। तो आपको इसको इसी स्क्रिप्ट में ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रक्रिया सामग्री अर्थात सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वो समूह है जो कि हार्डवेयर के साथ काम करता है। कूट निर्देशों यानी कि कोड इंस्ट्रक्शंस जो परिपथ के रूप में एकत्रित किया जाता है, यानी कि जो सर्किट के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, इन्हें प्रक्रिया यंत्र सामग्री फर्मवेयर कहते हैं। निम्नलिखित 6 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के भी 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर आप मैं लेमन लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताऊं तो हार्डवेयर ऐसे उनको कहा जाता है जिनको आप फिजिकल फॉर्म में देखते हैं और छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप ऐसे पार्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं छूकर, तो वो हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में। अब सॉफ्टवेयर के 6 प्रकार होते हैं, जैसे परिचालन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब परिचालन प्रणाली, ट्रांसलेशन देखिए आप, यह विशेष प्रोग्रामों का वो समूह है जो कि कंप्यूटर के स्रोतों को व्यवस्थित कर उसके कार्यों को सरल बनाता है, जिसे परिचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसे आवश्यक इंटरफेस का निर्माण करता है जो कि कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। अगला है उपयोगिता क्रमादेश, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि सहयोगी संक्रियाओं को चलाने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि डिस्क को संरूपित करने का प्रोग्राम, डिस्क को कॉपी करना, एकत्रित डाटा को प्रोग्राम के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी कि जैसे कि आप अभी यहाँ से इस डेटा को या इस डेफिनेशन को यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरी स्लाइड पर पेस्ट करना चाहें तो वहाँ पर एकदम से जैसे ही आप इस सेलेक्ट करेंगे इस पूरे डेफिनेशन को, तो ऑटोमेटिकली ही यूटिलिटी प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा और जब आप पेस्ट करेंगे तो वो अपना कार्य समाप्त कर देगा। अगला है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार निर्मित एवं विकसित किए जाते हैं, जिससे कुछ विशिष्ट कार्य किए जा सकते हैं, जैसे वेतन पत्रक, तालिका लेखांकन, वित्तीय लेखांकन आदि। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि गूगल पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका फ़ोन पे, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, या अमेजोन की वेबसाइट, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। और एक चीज़ और, ईपीएफओ के एग्जाम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आप लूसेंट की एक बुक जो कंप्यूटर की आती है उसे भी परचेज कर सकते हैं। वो 50 या 60 रुपये की आती है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें पूछे जाने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। और साथ ही आप करंट में जो कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज़ रही हो वो भी आप को उस पर भी बहुत पैनी नज़र रखनी है। जैसे कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वो किस देश ने बनाया है, सबसे तेज़ कंप्यूटर विश्व का, और उसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है उसका भी नाम आपको याद रखना है। फिर है भाषा संसाधक, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये सॉफ्टवेयर वाक्य की रचना की जांच और स्रोत क्रमादेश का अनुवाद कंप्यूटर की भाषा में लिखा प्रोग्राम, मशीनी भाषा, वो भाषा जो कंप्यूटर समझता है में करता है। यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम है? लैंग्वेज प्रोसेसर का काम ये है कि जो आप इनपुट, यानी कि इनपुट किस आप कीबोर्ड या माउस की सहायता से जो इनपुट या जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को तो नहीं समझता है। अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज ही लिख रहे हैं, लैंग्वेज ही आपने टाइप किया तो वो इसको नहीं समझेगा कंप्यूटर। वो बाइनरी, आप में जानते ही होंगे कि वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, तो वो इसको डिकोड करेगा, इस मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ये काम कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर। फिर है अगला प्रक्रिया सॉफ्टवेयर, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह प्रोग्रामों का वो समूह होता है
जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि इंटरनल जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे निवेशी युक्ति, वाह निवेशी युक्ति देखिए आप, इनपुट डिवाइस, ट्रांसलेशन इसकी मतलब आप इसको हिंदी में की जगह इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इनपुट डिवाइस, युक्ति से डाटा पढ़ना, प्रक्रम डाटा को निर्गम युक्ति में भेजना। आउटपुट डिवाइस, निर्गम युक्ति आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर प्रणाली की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सभी अंग भली भांति कार्य कर रहे हैं। फिर है संयोजक सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। लास्ट कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? छठा टाइप, ये क्रमादेश परिसेवक सर्वर। सर्वर कौन से? आपके इंटरनेट सर्वर। इंटरनेट सर्वर से और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित और नियंत्रित करता है। जैसे कि आप ईमेल्स के थ्रू किसी को फाइल सेंड करते हैं तो ये इंटरनेट का कनेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है, ताकि कंप्यूटर परिसेवक एवं अन्य कंप्यूटरों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। अगला है तीसरा, जो हमने कंप्यूटर सिस्टम के जो घटकों की बात की थी, यानी कि 6 कंपोनेंट्स जो थे, कंपोनेंट्स वो उसमें से 2 तो हमने देख ली, तीसरा कौन सा है? उपयोगकर्ता, पीपल नहीं यहाँ बल्कि यूजर्स कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीपल में तो सभी लोग आ गए जो यूज़ नहीं भी करते हैं। यूजर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हों, क्योंकि यहाँ इसी के ही संदर्भ में यूजर्स का जो कहा जा रहा है वो कंप्यूटर प्रणाली के ही संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने वालों को उपयोगकर्ता कहा जाता है। ये कंप्यूटर प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग की रचना करते हैं। जैसे प्रणाली विश्लेषक, सिस्टम एनालिस्ट, ये वे लोग होते हैं जो डाटा प्रक्रम प्रणालियों की रचना करते हैं। क्रमादेशक, प्रोग्रामर्स, डाटा प्रक्रम प्रणाली की रचना को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्रामों को लिखने वाले को क्रमादेशक कहते हैं। कंप्यूटर चलाने वाले को परिचालक कहते हैं। परिचालक मतलब ऑपरेटर। कंप्यूटर चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई क्रियाविधि में भाग लेने वाले लोग भी उपयोगकर्ता का हिस्सा होते हैं। यानी कि इसको कंप्यूटर को बनाने में, जो भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को बनाने में जितनी भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है और जो प्रोग्राम्स कोड और डिकोड किए जाते हैं, उन सब को बनाने वाले भी यूजर्स का ही हिस्सा कहलाते हैं। अगला है क्रियाविधियाँ, प्रोसीजर्स। इसका अर्थ है ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्रिया ऑपरेशन के क्रम को निश्चित तरीके से चलाना। यानी कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? प्रोसीजर्स वो होते हैं कि हमें कोई भी वांछित परिणाम प्राप्त करना है, अपनी इच्छा अनुसार जो परिणाम प्राप्त करना है, उसके लिए हमने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना, उसी के अनुसार ही कोई वांछित परिणाम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर ये क्रियाविधि 3 प्रकार की होती है, जिनमें कंप्यूटर प्रणाली, यंत्र सामग्री की ओर, यानी कि यंत्र सामग्री मतलब हार्डवेयर ओरिएंटेड, यंत्र सामग्री, हार्डवेयर की ट्रांसलेशन है यंत्र सामग्री, इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। हार्डवेयर ओरिएंटेड होती है पहली। दूसरी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, प्रक्रिया सामग्री मतलब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। और तीसरी आंतरिक क्रियाविधि यानी कि इंटरनल प्रोसीजर। ये 3 तरह की क्रियाविधि प्रोसीजर्स होते हैं। तो यंत्र सामग्री यानी कि हार्डवेयर ओरिएंटेड जो होती है क्रियाविधि, वो कंप्यूटर के अंगों एवं उनके परिचालन की विधि का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। प्रक्रिया सामग्री यानी कि सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जो होती है, वो प्रक्रिया कंप्यूटर प्रणाली के सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए आदेशों को समूह प्रदान करती है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली की प्रत्येक उप प्रणाली की सक्रिया को क्रमानुसार चलाना एवं डाटा का कंप्यूटर की धारा का प्रवाह सुनिश्चित करना आंतरिक क्रियाविधि कहलाता है। अगला है डाटा, 5वां कंपोनेंट क्या होता है? डेटा, आंकड़े। ये वे तथ्य होते हैं जो अंकों व लेखों के रूप में होते हैं, यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। आप किस तरह इनपुट दे सकते हैं? या तो डिजिट्स में दे सकते हैं, या फिर यहाँ सामान्य कंप्यूटर की, पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही, या तो डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होते हैं। इन्हें इकट्ठा करके कंप्यूटर प्रणाली में डाला जाता है, यानी कि इनपुट दिया जाता है पूर्व निर्धारित आदेश अनुसार, यानी कि प्री जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सूचनाएं प्रदान करने हेतु कंप्यूटर इन डाटाओं का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, पुनः प्राप्ति योग्य, वर्गीकृत एवं व्यवस्थित कर इनका समन्वय करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है। कंप्यूटर डाटाओं को क्रियान्वित एवं व्यवस्थित करता है, जिससे निर्णय लेने में उससे संबंधित जानकारी का उपयोग किया जा सके। और लास्ट कंपोनेंट है संयुक्तिकरण, कनेक्टिविटी। ये कंप्यूटर प्रणाली के छठे घटक के रूप में जाना जाता है। जब एक कंप्यूटर प्रणाली को अन्य किसी उपकरण जैसे दूरभाष लाइन, सूक्ष्म तरंग संचरण, उपग्रह संबंध आदि से जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्तिकरण का अंग कहते हैं। यानी कि जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के थ्रू लैन मैन या वैन के थ्रू जोड़ा जाता है, लैन मैन या वैन इनके नाम भी आपने सुने होंगे, इनके थ्रू जोड़ा जाता है तो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर उसमें काम करते हैं। अगला है टॉपिक हमारा कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली की क्या क्या क्षमताएं होती हैं, यानी कि किस तरह की कैपेबिलिटीज कंप्यूटर में पाई जाती हैं। पहला है गति, इससे आप सब वाकिफ होंगे क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। किसी विशेष कार्य या संक्रिया को पूरा करने में कंप्यूटर जितना
समय लेता है उसे उसकी गति कहते हैं। आमतौर पर मनुष्य गणना मिनट या सेकंड में करता है, किंतु कंप्यूटर समय की गणना समय के कई अंशों तक कर सकता है। अत्याधुनिक कंप्यूटर की क्षमता 100 मिलियन पर सेकंड की दर से गणना करने की होती है। इसी कारण उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को उनकी गति के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए 10 लाख आदेश प्रति सेकंड का सिद्धांत लागू होता है। तो इसी तरह आप देखते होंगे कि जैसे कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अगर जापान ने या अमेरिका ने बनाया है तो उसकी स्पीड, या चाइना ने बनाया है या भारत ने बनाया है तो उसकी स्पीड पेंटाफ्लॉप्स में होती है। तो ये सारी इसकी स्पीड को यानी कि गति को निर्धारित करने की यूनिट्स हैं। अगली है परिशुद्धता, एक्यूरेसी। सक्रिय एवं गणनाओं की संपूर्णता के स्तर को परिशुद्धता कहा जाता है। अशुद्ध अभिलेख को शुद्ध करने तथा कंप्यूटरीकृत गणनाओं में अशुद्धि ढूंढने में कई वर्षों का समय लग जाता है, जो कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में अधिकतर अशुद्धियां, त्रुटिपूर्ण प्रोग्रामिंग, अशुद्ध डाटा एवं क्रियाविधि से विचलन के कारण होती हैं। ये सारी अशुद्धियां मनुष्य जाति द्वारा की जाती हैं। वे अशुद्धियां जिनके लिए हार्डवेयर उत्तरदायी होते हैं उन्हें कंप्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः ढूंढकर सही कर लिया जाता है। कंप्यूटर द्वारा जटिल कार्य भी शुद्धतम रूप में पूर्ण होते हैं। अब एक्यूरेसी से यहाँ मतलब ये मनुष्य हो सकता है कि लंबी कैलकुलेशन अगर आपको दी जाए, आपको समय भी लगेगा लंबी कैलकुलेशन के अंदर। इंसान को किसी भी लिविंग थिंग को कैलकुलेशन में समय भी लगेगा और उसकी शुद्धता की भी 100% सटीकता की भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर लंबी कैलकुलेशन है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दें, हम कहीं ना कहीं गलती कर दें, लेकिन कंप्यूटर कितनी भी लंबी कैलकुलेशन हो उसको बिना गलती के यानी कि एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर देता है और अपना आउटपुट प्रदान करता है। एक ही कंडीशन में कंप्यूटर द्वारा गलती की जा सकती है जब उसे इनपुट ही गलत दे दिया जाए। मान लीजिए आपने किसी जगह 100 था और आपने 101 कर दिया या 99 कर दिया, तो उसी कंडीशन में, क्योंकि वो आपके इनपुट के द्वारा ही रिजल्ट आउटपुट में देता है, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी के आधार पर वो आउटपुट देता है। अगर आपने इनपुट मनुष्य द्वारा दिया जाता है, अगर मनुष्य ने ही इनपुट में ही कोई गलती कर दी तो उसी के आधार पर एक्यूरेसी इसमें इसको कंप्यूटर की गलती ना कहकर अशुद्धि ना कहकर मनुष्य की अशुद्धियां कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मनुष्य द्वारा ही की जाने वाली अशुद्धि होती है जिसके आधार पर कंप्यूटर आउटपुट गलत दे देता है, वरना कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ ही अपने रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब है अगला विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अगली कैपेबिलिटी क्या है इसकी? रिलायबिलिटी। उपयोगकर्ता की सेवा में जिस निपुणता से कंप्यूटर क्रियाशील रहता है वो विश्वसनीयता कहलाती है। ये पिछले एग्जांपल की ही तरह है कि आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई भी, अगर आपने कितनी भी लंबी कैलकुलेशन की हो और उसका जो भी रिजल्ट आया हो, अगर आपने सारे इनपुट सही दिए हैं तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत अपना आउटपुट नोट कर लेंगे या आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं या मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी लंबी गणना की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको कई बार उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आपको ये डर रहेगा कि कहीं इसमें गलती ना हुई हो। कंप्यूटर प्रणाली पुनरावृत्ति कार्यों को करने के लिए अनुकूल होती है, यानी कि रिवीजन कार्य करने के लिए, इसलिए ये मनुष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। फिर भी आंतरिक एवं बाहरी कारणों से कंप्यूटर प्रणाली भी असफल हो सकती है, पर यह असफलता बहुत कम ही देखने को मिलती है। अब है बहुआयामी वर्सैटिलिटी, जिसे मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा विविध प्रकार के कार्य करने की क्षमता बहुआयामी कहलाती है, मल्टी डायमेंशनल कहलाती है। यह एक साधारण कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसाय, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, संचार आदि के लिए किया जा सकता है। एक संस्था में जब एक साधारण कंप्यूटर स्थापित किया जाता है तो बहुआयामी क्षमता के कारण कई विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकता है। यह अपनी क्षमता को पूर्ण रूप में उपयोग करता है, यानी कि जो इसकी मल्टी डायमेंशनल जो क्वालिटी होती है उसके ज़रिए ये एक कंप्यूटर एक से अधिक काम भी कर सकता है और साथ ही अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम कर सकता है, पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है, क्योंकि एक मशीनरी है। अगर मनुष्य इसकी जगह इस स्थान पर काम करे तो मनुष्य की एक लिमिट होती है काम करने, किसी भी लिविंग थिंग की एक काम करने की लिमिट होती है, उसके बाद वो थक जाता है, उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर को देखें हम तो वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर सकते हैं कई वर्षों तक। अगला है संचयन, स्टोरेज के लिए अगर भंडारण वर्ड यूज होता तो ज़्यादा बेहतर था। एक कंप्यूटर द्वारा डाटा को एकत्रित करने को संचयन कहते हैं या भंडारण कहते हैं। अगर आप भंडारण ही लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, भंडारण कहते हैं। और वैसे स्टोरेज याद करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। कंप्यूटर प्रणाली में डाटा को कुछ बहुत छोटी जगह में रखने की क्षमता होती है, यानी कि वो बहुत ही छोटी स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को सेव कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जैसे SD कार्ड हैं आपके, और आपके हार्ड डिस्क होती हैं। अब तो हार्ड डिस्क का भी ज़माना चला गया, अब SSD होती हैं। हाँ, इस तरह की आपको टर्म्स की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जितनी भी एब्रीविएशंस हैं इनको आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। SSD जो आप चलती हैं लैपटॉप में या सरफेस कंप्यूटर्स में,
तो इसकी फुल फॉर्म भी होती है जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसी तरह और भी बहुत से हैं जैसे USB यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ऐसे इसी तरह काफ़ी होते हैं, SMPS। ये सारी आपको डेफिनेशन हो सके तो टाइम मिले तो इनके फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। स्विच मोड पावर सप्लाई, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये सारे आप इसकी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनकी आप फुल फॉर्म भी याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर है कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं। इसकी निम्न सीमाएं हैं जैसे सामान्य चेतना का अभाव, लेक ऑफ कॉमन सेंस। इसमें सामान्य चेतना का अभाव होता है जिसके कारण इसे निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करने होते हैं। फिर है शून्य IQ, 0 IQ। यह शून्य IQ वाली युक्ति है, यानी कि 0 IQ वाली। किसी विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत ये विचारों को ना ही सोच सकता है और ना ही परफॉर्म कर सकता है, उसे ना ही प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस भी नहीं कर सकता, ना प्रोसेस कर सकता है, तो ये छूट गया है लिखने से। तो निर्णय लेने में असमर्थ, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जानकारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता एवं फैसले लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है। कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि निर्णय लेने के लिए सभी आवश्यक गुण उनमें नहीं पाए जाते हैं। उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि उन्हें डिसीजन लेने के लिए ही उसी तरह स्पेसिफिक फॉर्म में, स्पेसिफिक जहां हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था जहां पिछली अपनी स्लाइड्स में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही काम ये होता है कि उन्हें खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। और कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा भी हो सकता है जो उसको खास इसी पर्पस से बनाया जाए कि वो निर्णय लेने के लिए उसको तैयार करे, किसी कंप्यूटर को निर्णय लेने के लिए तैयार करे, क्योंकि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसी तरह तैयार बनाया जाएगा, उसी तरह उसकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाएगी ताकि वो वांछित निर्णय कंप्यूटर ले सके। यदि कंप्यूटर को किसी विशेष अवस्था में निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है तो वो स्व ज्ञान के अभाव में निर्णय नहीं ले सकता, यानी कि उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं है, जबकि मानव जाति में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस टाइम आपको जहन में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज़ है, वो तो निर्णय स्वयं ले सकती है, जबकि ये कंप्लीटली सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीटली स्वयं से डिसीजन नहीं ले सकती है। यहाँ जो अभी एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कुछ कंप्यूटर स्वयं से निर्णय लेते हैं उन्हें उस तरह डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उनमें भी पहले से प्रोग्रामिंग उस तरह फीड की जाती है, और उसके बावजूद भी उनकी एक लिमिट होती है डिसीजन अपनी तरफ से लेने की, स्वयं डिसीजन लेने की एक लिमिट होती है। जिस तरह इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी, एक थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि जैसे कि आप में से बहुत से लोग ई-कॉमर्स साइट अमेज़ॉन यूज़ करते होंगे, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट यूज़ करते होंगे, और या उसको आप हो सकता है कोई नाइकी का, आप में से कोई कैंडिडेट नाइकी का कोई शूज़ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सर्च करें, या फिर किसी वेब ब्राउज़र पे आप दिल्ली से लंदन का टिकट सर्च कर रहे हैं, आपको लेना नहीं है लेकिन आप सर्च कर रहे हैं वैसे ही शौक में। इसी तरह आप नाइकी का जूता आपको लेना नहीं है लेकिन आप उसे सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की साइट पर या उनके एप्लीकेशन पर। अब थोड़ी देर बाद आपको वहाँ से देखने के बाद आप हट गए, कुछ टाइम बाद आपने कोई और जो वेब ब्राउज़र यूज़ करना शुरू कर दिया, और मान लीजिए आपने यूट्यूब शुरू कर दिया देखना, यूट्यूब यूज़ कर दिया और आपने उन्नति IAS के लेक्चर देखना शुरू कर दिए, तो आप देखेंगे कि नीचे जहाँ रिकमेंडेड वीडियोज़ आती हैं वहीं पर ही नीचे इसके ऐड चलने शुरू हो जाएंगे, उसी जूते के ऐड जो आप देख रहे थे, और उसी टिकट के ऐड जो आप सर्च बार में सर्च कर रहे थे यूसी ब्राउज़र या मोजिला या क्रोम पर जो आप सर्च कर रहे थे, वो यूट्यूब पर कैसे दिखाने लगा आपको? क्योंकि देखिए मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग की है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से इनके टर्म्स ये पता है कि वहाँ पर कुकीज़ सेट की जाती है, ऐसी जगहों पर कुकीज़ वेबसाइट पर सेट की जाती है। कभी कभी आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपने कोई साइट्स ओपन की होगी तो वहाँ पर एक पॉपअप विंडो आती है जहाँ पर लिखकर आता है कि आप कुकीज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो आप कहीं लिखकर आ भी जाता है, तो आप उसको नो कर देते हैं, बहुत से यस भी कर देते होंगे, तो वो वहीं उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हर वेब ब्राउज़र पर शो करता रहेगा, सारी सोशल साइट्स पर भी शो करेगा। तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा इस तरह के ऐड चलते हुए, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। हालांकि इसको पूरी तरह खुद से निर्णय लेने की क्षमता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको भी उसी तरह डिज़ाइन किया जाता है, बाकायदा उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो इस तरह कंप्यूटर सिस्टम में रिएक्ट करे। अगला है कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके कौन कौन से अंग होते हैं? निवेश एकक, इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस। देखिए इसकी अनुवाद देखिए, हिंदी अनुवाद, केंद्रीय प्रक्रम प्रणाली, पढ़ा भी नहीं जा रहा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम। निर्गम एकक, आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर के क्रियाशील अंग हैं। इन्हें कंप्यूटर में जिस प्रकार स्थापित किया जाता है वे स्थापना के तरीके में भिन्नता के कारण दूसरे कंप्यूटर से भिन्न हो सकते हैं, किंतु फिर भी सभी अंग कंप्यूटर प्रणाली को तैयार करने में अति आवश्यक होते हैं। जैसे पहला निवेश एकक,
कंप्यूटर प्रणाली में डाटा डालने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कीबोर्ड, चुंबकीय टेप, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर इत्यादि इसी प्रकार की इनपुट युक्तियां। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी तरह की इंफॉर्मेशन इनपुट देते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, वो शो करता है रिजल्ट को। जैसे कीबोर्ड आपका, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या आपके इस ऑप्टिकल स्कैनर हो गए जो स्कैन करते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइस जिससे स्कैन किया जाता है। फिर है केंद्रीय प्रक्रम एकक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रमुख अंग है जो आदेश प्राप्त करने पर तुरंत ही डाटा को प्रक्रमित कर देता है। यह डाटा को प्रणाली में प्रविष्टि करके डाटा को नियंत्रित करता है, साथ ही डाटा को अपनी जानकारी में सुरक्षित रखता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उन डाटा को पुनः प्रस्तुत करता है और भंडार आदेशों के समूह के अनुसार डाटा को निर्गत करता है। इसकी 3 इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की 3 इकाइयाँ होती हैं। कौन सी होती हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, फिर है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी एक और इकाई होती है तीसरी हमारी इसमें मेमोरी यूनिट। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। अंकगणित एवं तर्क एकक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की अंकगणितीय गणनाओं को करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। फिर है हमारा स्मृति एकक, मेमोरी यूनिट। इस एकक में डाटा को प्रक्रिया होने से पहले एकत्र किया जाता है, यानी कि जब उसको प्रोसेस किया जाता है उससे पहले कुछ समय के लिए इसमें स्टोर किया जाता है। इन डाटा को इनपुट युक्ति द्वारा मेमोरी में संचारित करने से पूर्व कंप्यूटर की स्मरण एकक में भंडारित आदेशों के अनुसार उन्हें जांचकर संसाधित किया जाता है। फिर है नियंत्रण एकक, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर प्रणाली की अन्य इकाइयों के क्रियाकलापों को नियंत्रित रखना एवं समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी नियंत्रण एकक की होती है। यह निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करता है। जैसे पहला, स्मरण एकक में एकत्रित आदेशों को पढ़ना। दूसरा, आदेशों को क्रम में रखना, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सीक्वेंस में करना। पहले क्या करता है मेमोरी, जो मेमोरी यूनिट होती है उसमें इकट्ठे जो आदेश जितने भी इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट होते हैं उनको रीड करना, फिर उनको सीक्वेंस में करना उन सारे इंस्ट्रक्शंस को। फिर डाटा को आंतरिक परिपथ द्वारा सही समय व सही स्थान पर पहुंचाना, यानी कि इंटरनल सर्किट द्वारा उन्हें सही बिल्कुल एकदम रियल टाइम में राइट पोजीशन पर पहुंचाना, डिलीवर करना। वर्तमान आदेश को पूर्ण करने के बाद अगला आदेश कहां से प्राप्त करना है, इसके लिए इनपुट युक्ति, इनपुट डिवाइस को निर्धारित करना। अगला है निर्गम एकक, आउटपुट यूनिट। प्रक्रम द्वारा डाटा को संसाधित करने पर आदेश अनुसार जो जानकारी प्राप्त होती है उसे उपयोगकर्ता के समक्ष पढ़ने व समझने के लिए ठीक ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली को सभी जानकारियों को उपयोगकर्ता संचारित करने के लिए एक निर्गत युक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। आप जो भी इनपुट देते हैं उसका आउटपुट आपको, जैसे आपने कीबोर्ड पर A प्रेस किया तो आपको मॉनिटर पर A लिखा दिखाई देगा, या आप कुछ भी ओपन करेंगे तो आपको कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर स्क्रीन पर। फिर है प्रिंटर। अगर जैसे आपको उसका आउटपुट का रिजल्ट निकालना है तो वो कौन निकाल कर देगा? प्रिंटर। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इत्यादि आउटपुट इकाइयाँ हैं। वर्तमान में एक नया यंत्र तैयार हुआ है जिसे वाक संश्लेषक यानी कि स्पीच सिंथेसाइजर कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग जो लिख नहीं सकते या जिनको राइटिंग टाइप करने में दिक्कत आती है, तो आपने देखा होगा गूगल सर्च बार में या अलग भी अब हर तरह सर्च बार में जहाँ सर्च करने का ऑप्शन होते हैं वहाँ एक माइक बना हुआ होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना मनचाहा रिजल्ट बोल कर भी सर्च कर सकता है। तो ये किस तरह का स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल है, स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल होता है। तो ये मौखिक आउटपुट पर उत्पन्न करता है जो मानवीय भाषा विज्ञान की तरह होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। परंपरागत रूप से किसी संस्था के वित्तीय लेन देन का विवरण मानवीय लेखा प्रणाली द्वारा पूर्ण किया जाता था। लेखा अधिकारी यानी कि अकाउंटेंट रोकड़ बही, कैशबुक, रोकड़ बही, रोजनामचा, जर्नल्स एवं बही खाता जैसे लेजर अकाउंट जैसी लेखा पुस्तक। ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम अपने शुरुआती लेक्चर्स में अकाउंट के पूरा कर चुके हैं, इसलिए आप में से जिसने नहीं देखा हो वो शुरुआती लेक्चर्स हमारे रेफर कर सकते हैं। लेखा पुस्तकें अपने पास रखते थे जिनकी सहायता से लेन देन का पूरा एवं निर्णयात्मक लेखा हस्तरूपी तौर पर तैयार किया जाता था। तकनीकी आविष्कारों की सहायता से कई मशीनें विकसित हुई जो विभिन्न प्रकार की लेखा प्रक्रिया करने में सक्षम हो, जैसे बिलिंग मशीन इत्यादि। आदान प्रदान में बढ़ोतरी होने पर यानी कि ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी होने पर यह प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। अब कंप्यूटर का प्रयोग लेखांकन क्रियाओं में होने लगा। लेखा आंकड़ों को इस प्रकार लिपिबद्ध करना यानी कि क्लैरिकल फॉर्म में करना आवश्यक हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर उनका सही समय पर उपयोग किया जा सके। लेखा जानकारी को इस प्रकार लिपिबद्ध करना
केवल कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली द्वारा ही संभव हो सकता था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जब ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे तो वो हर ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने में कैपेबल नहीं होते और उसके लिए जगह की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती, उसको रिव्यू करना और फिर उसको ढूंढने में भी। अब जैसे कंप्यूटर पे हम अगर मान लीजिए 1 लाख बार की ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हमने 1 लाख बार ही उसकी एंट्री कर दी है अकाउंटिंग में, तो अब किसी स्पेसिफिक पर्सन का अगर हमें सर्च देखना है ट्रांजैक्शन कि उसने किया है या नहीं, या उसको वेरीफाई करना है, तो उसको डायरेक्ट हम नाम सर्च करेंगे और उस 1 लाख में से वो रिजल्ट शो कर देगा। अब अगर मान लीजिए यही हमने मैनुअल फॉर्म में किया हो, रजिस्टर में रखा हो और वो 4 या 5 साल पुराना हो, तो अब उसको एक मैनुअली फॉर्म में कहाँ तक ढूंढना पॉसिबल है, या आप लोग खुद भी समझ सकते होंगे। फिर है सूचना एवं निर्णय, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस। संगठन एक पारस्परिक निर्णय लेने वाली प्रणालियों का संग्रह है जो कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। ऐसी प्रणाली प्रत्येक संगठन की कुछ सूचनाओं को प्राप्त करके उसे अपने अनुकूल रूपांतरित कर देती है, जिससे वो एक महत्वपूर्ण सूचना का रूप ले लेती है। संगठन कार्य के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हर संगठन का सूचना विभाग होता है जो प्रबंधक या प्रबंध समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रबंध करता है। संगठन के सूचना विभाग में होने वाली बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप लेन देन प्रक्रिया प्रणाली भी अब कारोबार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अगला है प्रत्येक लेन देन प्रक्रम प्रणाली के 3 अंग होते हैं, जैसे निवेश यानी कि इनपुट संसाधन। निवेश यहाँ इन्वेस्टमेंट से नहीं है, निवेश को इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, ये इनपुट डिवाइस के लिए यूज हो रहा है। संसाधन यानी कि प्रोसेस करना, रिसोर्स वाला संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, संसाधित करना यानी कि प्रोसेस करना। ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। निर्गम आउटपुट, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली गार्बेज इन गार्बेज आउट का अनुसरण करती है, इसलिए आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सभी सूचनाएं शुद्ध पूर्ण रूप से अधिकृत हों। निर्गम को स्वचालित करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विभिन्न युक्तियां मौजूद हैं। लेन देन प्रक्रम संसाधन प्रणाली, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यह सबसे पहले कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। यानी कि ट्रांजैक्शन को जो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत किसे किया गया है, कंप्यूटराइज किसे किया गया है, ट्रांजैक्शन प्रणाली को। यानी कि जैसे आप पहले बैंक में अपना पैसा जमा करते थे तो वो किस तरह किया जाता था, वो आप अपने कैश काउंटर पर खड़े होकर करते थे और उसकी ये आपके पापा या दादा के ज़माने में ऐसा किया जाता था कि वो कैश काउंटर पर जाते थे और उनके पैसे की एंट्री बैंक में रजिस्टर पर होती थी, ना कि कंप्यूटर पर नहीं होती थी। कंप्यूटर पे तो आपके पापा के समय में भी होने लगी होगी, तो वो रजिस्टर पर की जाती थी। तो इसलिए सबसे पहले बैंक ट्रांजेक्शन्स को, और बैंक में ही सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैंक से ही सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, इसलिए इसमें बड़े बड़े लेन देन होते थे, मतलब लेन देनों की संख्या ज़्यादा होती थी। इसीलिए सबसे पहले कंप्यूटरीकृत लेन देन प्रणाली को किया गया, ट्रांजेक्शन्स प्रणाली को सबसे पहले कंप्यूटरीकृत किया गया, जो कि बड़े से बड़े कारोबारी कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसका उद्देश्य लिपिबद्ध प्रक्रम वैधता एवं सौदों का संग्रह करना, जो कि किसी भी कारोबार क्रिया के परिवर्तित क्रिया की पुनः प्राप्ति एवं प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों में काम आती है। यह लेन देन आंतरिक व बाहरी हो सकते हैं। जब विभाग सामग्री के लिए अपने ही विक्रय केंद्र को निवेदन करता है तो उसे आंतरिक लेन देन कहते हैं, और जबकि क्रय विभाग कोई सामग्री किसी विक्रेता द्वारा खरीदता है तो उसे बाहरी लेन देन कहते हैं। वित्त लेखा विभाग में संभावित अवसर केवल बाहरी लेन देन तक सीमित हैं। इस प्रणाली में निम्न क्रम मौजूद होते हैं। पहला, डाटा प्रविष्टि यानी कि डेटा एंट्री। इसका जो प्रोसेस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, इसके प्रयोग से डाटा पहले मशीन को प्रविष्ट करना होता है, यानी कि पहले डाटा इनपुट दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस। इस कार्य को करने के लिए ग्राहक जो विभिन्न क्रियाएं करता है उस क्रिया की वैधता की जांच कंप्यूटरीकृत निजी बैंकिंग सेवा द्वारा की जाती है। फिर है डाटा की वैधता, डाटा वैलिडेशन। 6 इनपुट डाटा की मानक ज्ञात डेटा के साथ तुलना करके उसे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। फिर प्रक्रम एवं पुनः वैधता, प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन। डाटा का प्रक्रम एटीएम उपभोक्ता के लिए क्रियाकलापों को बताते हुए OLTP, जो कि आपके पास आती होगी OTP के फॉर्म में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये इसकी स्थिति में लगभग उसी वक्त घटित होता है। यानी कि उसी वक्त, यानी कि मतलब रियल टाइम इंसिडेंट, बशर्ते कि उपभोक्ता की क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक माननीय आंकड़े से पता चलता है। इसे जांच, निवेश, वैधता, चेक, इनपुट वैलिडिटी कहते हैं। फिर है संचयन, स्टोरेज। संसाधित क्रियाओं की परिणति वित्तीय सौदा डाटा में होती है, जो एक निश्चित ग्राहक द्वारा आहरण को वर्णित करते हैं। आहरण मतलब ड्रॉ करना, पैसा ड्रॉ करना कहीं बैंक से या किसी और संस्था से पैसे को ड्रॉ करना। इसका तात्पर्य ये होता है कि केवल माननीय लेन देन, यानी कि जो वैलिडेट ट्रांजैक्शन है उनको ही डाटाबेस में संग्रहित किया जाए। फिर है सूचना, इंफॉर्मेशन। संग्रहित डेटा को प्रेषण सुविधा का प्रयोग करते हुए इच्छित
इच्छित सूचना प्राप्त करने के लिए संवर्धित किया जाता है। फिर है प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टिंग। प्रतिवेदन का निर्णय उपयोगिता के अनुसार अपेक्षित सूचना अंतर्वस्तु के आधार पर उन अनेक प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। अगला टॉपिक है कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लेखांकन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को लागू करने के लिए किया जाता है। इसमें रोजनामचा, बही खाता आदि बनाने एवं उसके रखरखाव आदि की जरूरत नहीं होती है, जो मानवीय लेखा प्रणाली के साथ काम करने के लिए आवश्यक है। सामान्यतः इसकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला, लेखांकन डाटा का ऑनलाइन निवेश एवं भंडारण, क्रय एवं विक्रय रसीद का प्रिंट आउट, लेखा और लेन देन के कूटीकरण यानी कि कोडिंग के लिए तर्क संगत योजना, खातों को समूहीकरण प्रारंभ से किया जाता है, और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिवेदन यानी कि इंस्टेंट रिपोर्टिंग, जैसे आयु वर्णन, संग्रह विवरण, पेशगी बकाया, व्यापार और लाभ व हानि लेखा, व्यापार अकाउंट और लाभ व हानि अकाउंट, इसको भी हम बता चुके हैं। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट, इसकी भी हम डेफिनेशन शुरुआती लेक्चर्स में बता चुके हैं। फिर लास्ट हमारा टॉपिक है प्रबंधन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक ऐसी प्रणाली है जो निर्णय लेने एवं किसी संस्था के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए जरूरी सूचना तैयार करती है। संस्था के दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन सूचना प्रणाली सहयोग करती है। प्रबंधन द्वारा लेखांकन सूचना प्रणाली का प्रयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है, संचालन, कौशल, सामरिक आदि। यह प्रणाली किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आर्थिक सूचना को अनेक प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए पहचान, संग्रह एवं प्रक्रम तैयार करती है और उसे दूसरों तक पहुंचाती है। इसी तरह प्रत्येक लेखा प्रणाली लेखांकन सूचना प्रणाली का निश्चित रूप से अंग है, यानी कि जितनी भी जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का अंग होती है, जो दूसरे शब्दों में संस्था की प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कि टोटल अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आखिरकार MIS का ही अंग होता है। MIS का यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही कंपोनेंट होता है। लेखांकन सूचना प्रणाली संसाधनों एवं उपकरणों का एक संग्रह है, यानी कि रिसोर्सेज और डिवाइसेस का प्रोसेस और डिवाइसेस का एक संग्रह है, जिसे वित्तीय एवं अन्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सूचना विविध प्रकार के निर्णयकर्ताओं को प्रदान की जाती है। प्राप्त करने वाले सूचना प्रणालियां इस परिवर्तित कार्य को पूरा करती हैं। लेखांकन प्रणाली द्वारा तैयार किया गया विवरण विभिन्न उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित किया जाता है। लेखांकन प्रतिवेदन का प्रारूप, डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर डाटा सूचना के रूप में परिवर्तित होता है। जब संबद्ध सूचना को खास जरूरत पूरा करने के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो प्रतिवेदन कहलाता है, यानी कि रिपोर्टिंग कहलाती है। प्रतिवेदन का विषय एवं प्रारूप अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग होता है। प्रतिवेदन को उपभोक्ता के लिए प्रभावी एवं योग्य होना चाहिए एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्याख्यायित करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही था। अगले लेक्चर से अब हम डेटाबेस को देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और इसको डेटाबेस का अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या यूज होता है, उसके बाद हमारा एक लेक्चर और रह जाएगा और हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे चैनल पर सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो जिसमें आप UPSC EPFO, UPSC IAS के मॉक टेस्ट, UPSC EPFO, सबसे पहले हम EPFO के ही मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे, ना कि पार्ट्स में। जैसे कि बहुत से चैनल्स आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के अलग करा रहे हैं, अकाउंटिंग के अलग करा रहे हैं, इस तरह नहीं कराएंगे हम आपको फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। अगर आप और फिर भी अगर आपको चाहिए अलग कराएं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको अलग भी जैसे कि टॉपिक वाइज भी हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक एग्जाम्स का जो है फील आता है, एग्जाम हॉल का फील आता है, क्योंकि हम 120 क्वेश्चंस का जब लगाएंगे तो एक ना उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, एक मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो वो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। वैसे जैसे आप कहेंगे उसी तरह हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे आपको। इसी तरह यूपी PSC अपर PCS का हम आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे वीडियो लेक्चर, और RO 2021 का भी हम आपको इसी तरह अवेलेबल कराएंगे मॉक टेस्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।